नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। जिस इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी, उसकी गाड़ी महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजों के बाद से फंसी हुई दिखाई दे रही है। बात बिगड़ते बिगड़ते लीडरशिप के अस्तित्व पर आ गई है और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस इसकी लीडरशिप पर दावा करती नजर आ रही है। लेकिन अब ममता बनर्जी ने यह कहते हुए इंडिया गठबंधन में भूचाल ला दिया है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो कमान संभालने के लिए तैयार है। गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश की पार्टी भी दीदी का समर्थन कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या गठबंधन में नंबर 2 और नंबर 3 की पार्टी सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी यानी कि कांग्रेस के साथ बड़ा खेल करने की तैयारी में है। इंडिया गठबंधन में नहीं कुछ भी ठीक, क्या दीदी करेंगी लीड? India alliance that all you accept Mamata Banerjee as a leader. हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे। राहुल गांधी के अलावा कोई देश के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल गलतफहमी दूर करके रखें। खानदान अनेक और ख्वाहिशें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। राहुल की लीडरशिप पर क्लेश, ममता का साथ देंगे अखिलेश? उनके समर्थन में, उनकी लीडरशिप में हम लोग का भरोसा है। ममता दीदी इंडिया गठबंधन में एक मजबूत घटक दल के रूप में है। ये गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं, उससे ज्यादा उनमें आपसी मतभेद है। बंगाल में वहाँ बीजेपी को पानी पिला रही है। इंडिया गठबंधन में रार, लीडरशिप पर तकरार। इंडिया जो ब्लॉक है, कलकत्ता से बंगाल में बैठ के ही वो ये कर सकता है। इंडिया अलायंस का कोई भी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखता है। इंडिया गठबंधन 18 दलों का गुलदस्ता है, लेकिन अब यह गुलदस्ता बिखरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब से महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आए हैं, तब से राहुल गांधी की लीडरशिप सवालों की अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। Mamta Didi is an absolute integral part of the India Alliance. She is one of the tall leaders of India. और अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने न सिर्फ राहुल गांधी की लीडरशिप पर बल्कि कांग्रेस पार्टी तक की टेंशन बढ़ा दी है। ममता बनर्जी के इस बयान के क्या मायने हैं और इंडिया गठबंधन पर इसका क्या असर होगा, ये आपको बताएं, उससे पहले पूरा घटनाक्रम समझिए। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आते हैं। कांग्रेस की लीडरशिप में महाविकास आघाड़ी गठबंधन बुरी तरह हार जाता है। 3 दिन बाद 26 नवंबर को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को देने की बात करते हैं। Appeal to all the leaders of the India alliance that all you accept Mamata Banerjee as a leader. फिर 2 दिसंबर को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में एक बैठक होती है, जिसमें इंडिया गठबंधन के दूसरे दल के सांसद तो आते हैं, लेकिन टीएमसी इस बैठक से नदारद रहती है। और अब ममता बनर्जी के इस बयान ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। सवाल इस बात का भी है, क्या कांग्रेस सबको साथ लेकर नहीं चल पा रही है? क्योंकि जैसे ही ममता बनर्जी का बयान सामने आया, समाजवादी पार्टी ने दीदी के समर्थन करने में देर नहीं लगाई। लंबा अनुभव है, संघर्ष के रास्ते से उन्होंने राजनीति में स्थान बनाया है और सब तरह से राजनीतिक मुकाबला किया है। वो पूरी तरह सक्षम है और हमारे दल की और उनसे व्यक्तिगत सब तरह के रिश्ते अच्छे हैं। हम लोगों का 100% उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, उनकी लीडरशिप में हम लोगों का भरोसा है। इंडिया गठबंधन में सीटों के लिहाज से समाजवादी पार्टी नंबर 2 और टीएमसी नंबर 3 की पार्टी है। अगर ये दोनों मिल गईं, तो नंबर 1 वाली कांग्रेस की लीडरशिप खतरे में पड़ सकती है। दिल्ली का कोई बड़ा चेयर के लिए ममता बनर्जी इंटरेस्टेड भी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने उनको रिक्वेस्ट किया ये इंडिया जो ब्लॉक है वो स्मूथली परिचालन करने के लिए, तो कलकत्ता से बंगाल में बैठ के ही वो ये कर सकता है। दूसरे कई पार्टी के साथ ममता दीदी का बहुत गुड कम्युनिकेशन, गुड रिलेशन है। दे ऑल रेस्पेक्ट ममता।
हालांकि कांग्रेस अभी यही रट लगाए हुए है कि राहुल गांधी से बेहतर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कोई नहीं कर सकता। ममता जी बहुत बड़ी नेता हैं और हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। ममता जी तो बड़ी नेता हैं। राहुल गांधी के अलावा कोई देश के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल गलतफहमी दूर करके रखें। हमारी चाहे कैसी भी स्थिति रही हो, चाहे यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक राहुल गांधी मिलेगा, और राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ बात को रख रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इंडिया गठबंधन के दूसरे दल पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन किसी का भी स्टैंड समाजवादी पार्टी की तरह साफ नहीं है। ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ हैं। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कलकत्ता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले। इंडिया गठबंधन में एक मजबूत घटक दल के रूप में है और बंगाल में वहाँ बीजेपी को पानी पिला रही है। और पहली बैठक इंडिया ब्लॉक गठबंधन की यही बिहार में हुई थी। ममता दीदी भी आई थी, तो ममता दीदी पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन में मची तकरार पर बीजेपी भी मजे ले रही है और सभी दलों की सोच और समझ पर सवाल उठा रही है। ये कोई असंतोष नहीं है बल्कि संतोष है। असंतुष्टि नहीं है बल्कि संतुष्टि है। और संतुष्टि इस बात की है कि उनको इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि आने वाले कई दशकों तक दिल्ली के सत्ता के शीर्ष पर कोई वैकेंसी है नहीं, और इसलिए जो है वो गठबंधन के शीर्ष पे ही पहुंच जाओ। तो असल इसमें यह है, ख़ानदान अनेक और ख्वाहिशें एक, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। ये सब के सब लोग इंडिया अलायंस में जनता के लिए नहीं लड़ रहे, ना जनता के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। ये सब के सब लोग एक दूसरे की राजनीतिक जमीन को काटने का प्रयास कर रहे हैं, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में ये रार इस मुहाने पर आखिर पहुंची कैसे? तो इसकी शुरुआत हरियाणा चुनाव से होती है, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया था और अकेले चुनाव लड़ा। नतीजा, कांग्रेस हरियाणा हार गई। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों का बंटवारा होता है। समाजवादी पार्टी अपने लिए 25 सीटें मांगती है, लेकिन उसे सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं और समाजवादी पार्टी ये दोनों ही सीट जीत लेती है, लेकिन महाविकास अघाड़ी बुरी तरह हार जाती है। अब इसके साइड इफेक्ट्स दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उधर खबर है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से अलग होने की तैयारी में है। वो तो कह रहे थे कि मैं सेकुलर हो गया हूं, और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको वो हार गए तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जा करके वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूं कि फिर ये महाविकास अघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। मतलब कांग्रेस अपने साथी दलों को न साथ लेकर चल पाई, न बीजेपी को टक्कर दे पाई। दूसरी तरफ टीएमसी ने उपचुनाव जीतकर साफ कर दिया है वो बीजेपी से न सिर्फ टक्कर ले सकती है, बल्कि मौका मिला तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी अच्छे से कर सकती है। और समाजवादी पार्टी इसलिए ममता बनर्जी का समर्थन कर रही है। वो नहीं चाहती कि 2027 में कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड कर उसके सामने रोड़ा अटकाए। अब बात अजीत पवार को मिली उस क्लीन चिट की जिसने अजीत पवार को बेनामी संपत्ति के मामले में तो राहत दे दी है, लेकिन सियासत अब इस बात पर गर्म है कि जो राहत अजीत को मिली है, क्या वो राजनीतिक वॉशिंग मशीन की मेहरबानी है? ऐसे ही तमाम बयान इस वक्त महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली की सियासत में गूंज रहे हैं। इस पर उद्धव गुट से लेकर शरद पवार गुट और कांग्रेस तक हमलावर हैं। क्या है पूरा मामला और क्या है इसका इतिहास और कैसे मिली है अजीत पवार को ये राहत, इस रिपोर्ट में देखिए। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी, भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखी आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेन।
इधर अजित पवार ने छठी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उधर 24 घंटे बाद वो खबर आई जिसे सुनने के लिए अजित पवार के कान तरस गए थे, क्योंकि जिस बेनामी संपत्ति को लेकर विरोधी अजित पवार पर सवाल उठाया करते थे, उस बेनामी संपत्ति मामले में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने न सिर्फ अजित पवार और उनके बेटे पार्थ और पत्नी सुनेत्रा को क्लीन चिट दी, बल्कि 2021 में जब्त की गई उनकी 1000 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को भी रिलीज कर दिया। लेकिन ये कैसी राहत है जिस पर खुद अजित पवार और बीजेपी के नेता बोलने से बच रहे हैं। जो भी एलिगेशन किया वो सच्ची, उसमें सच मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बात करनी है, नो कमेंट्स, मेरा अधिकार है ना। सवाल ये है कि जब कोई इशू ही नहीं है, नॉन इशू है, तो नॉन इशू के बारे में क्या बहस क्या करना है। उधर महाविकास अघाड़ी और उसके नेता इस राहत को वॉशिंग मशीन का कमाल बताते हैं। क्लीन चिट तो मिलनी ही है ना, प्रफुल्ल भाई पटेल को मिली, अजित दादा पवार को मिली, अजित पवार जी की प्रॉपर्टी भी जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग दिखाया 1000 करोड़। 2 या 3 दिन में ईडी इनकम टैक्स ने उनकी प्रॉपर्टी क्लियर कर दी। बीजेपी में आइए, हमसे हाथ मिलाइए और जो काला धन है सफेद करिए। भाजपा के घर में जो रहेगा वो खुश रहेगा, सुखी रहेगा, जो बाहर रहेगा वो बेदाग होगा, वो अंदर रहेगा बेदाग होगा, बाहर रहेगा तो दाग वाला होगा। देश के पंतप्रधान जी ने कहा था कि हम एक है तो सेफ है। हमें लगा था कि वो इलेक्शन का नारा है, लेकिन ये नारा अजित दादा पवार के लिए है, एकनाथराव शिंदे के लिए है कि तुम कुछ भी करो, कितना भी घपला करो, तुम हमारे साथ में रहो, तुम और हम एक है तो सब कुछ सेफ है, यही इसका नाम। बता दें कि ये मामला 7 अक्टूबर 2021 का है, जब आयकर विभाग ने कई कंपनियों पर छापे मारे थे और कई ऐसे दस्तावेज बरामद किए थे जो कथित तौर पर बेनामी स्वामित्व वाली संपत्तियों को अजित पवार और उनके परिवार से जोड़ते थे। हालांकि 3 साल 2 महीने बाद न्यायाधिकरण ने इन दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपों को साबित करने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। महाराष्ट्र के बाद आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां बीफ को लेकर बिहार की सत्ताधारी पार्टियों में ही जंग छिड़ी है। दोनों पिछले 19 साल से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन बीफ पर आमने सामने हैं। बीजेपी चाहती है कि जिस तरह की रोक असम में बीफ पर लगी, उसी तरह का बैन अब बिहार में लगाया जाए, और इस पर जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि बीफ पर छिड़ी बहस क्या बयानबाजी तक ही सीमित रहेगी या फिर बात दूर तलक जाएगी, क्योंकि जेडीयू उसी तरह बीफ पर बैन का विरोध करती रही है जिस तरह बाकी विरोधी दल कर रहे हैं। असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा। बीफ पर रोक असम में लगी है, लेकिन महाभारत बिहार में बीजेपी और जेडीयू में छिड़ी है, क्योंकि जिस तरह असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने गोमांस की बिक्री पर रोक लगाई, उसी तरह की मांग अब बिहार में बीजेपी कर रही है। लेकिन बीजेपी की ये बीफ बैन की मांग जेडीयू को रास नहीं आ रही। बिहार में भी प्रतिबंध हो, चूंकि करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है गौ माता से, उनका वध कहीं से उचित नहीं है। बिहार में भी बैन लगना चाहिए। निश्चित रूप से बिहार नहीं, संपूर्ण देश में और बिहार में भी जो पशु तस्करी हो रही है, गोवंश की तस्करी हो रही है, उसको रोक लगाया जाए। गोमांस पर कहीं भी बिक्री हो रहा है बिहार में, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ फ्रिंज एलिमेंट जो माननीय सीएम आसाम की सोच के हैं, वो इस तरह की बात करेंगे ही। लेकिन हम पिछले 19 साल से सरकार चला रहे हैं बीजेपी के साथ, और हमने कभी ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया है, और न बीजेपी को इससे कोई मतलब है। तो बिहार में कोई बैन ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा सोच भी नहीं सकते। बीफ पर बीजेपी और जेडीयू में सियासी तल्खी ऐसे वक्त सामने आई है जब 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों मुंबई में एक साथ मौजूद थे। लेकिन बिहार में दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। वैसे बीफ पर जेडीयू ने अपने इरादे तभी साफ कर दिए थे जब असम में सरकार ने बीफ पर बैन लगाया था। सबको अपने तरीके से पहनने की, खाने की आज़ादी है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि धार्मिक जो स्थल हैं उस पर बीफ प्रतिबंध लगने के या इस तरह के भोजन के जो तौर तरीके हैं उसका हम समर्थन
नहीं करते हैं, उस पर जो लगी रोक है वो ठीक है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों में, होटलों में इस तरह के प्रतिबंध लगाने से समाज में तनाव फैलेगा। उधर बीफ पर लगाए बैन को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। इस तरीके से अगर सरकारें निजी जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, हमारे देश में बहुत अलग अलग धर्म को मानने वाले, कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं और यही हमारी देश की खूबसूरती है। अगर हम सब पे रोक लगाएगी सरकार, इस तरीके से हस्तक्षेप करेगी, तो हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं, हम लोकतंत्र नहीं कह सकते फिर अपना। असम का दो मुहा चेहरा है सरकार का। एक तरफ तो आप निर्यात कर रहे हो सबसे ज्यादा, दूसरी तरफ आप ये ड्रामा कर रहे हो कि सार्वजनिक जगह पे हम रेस्टोरेंट में नहीं परोसेंगे, घर में खाओ। क्या इस सरकार का दो मुहा चेहरा। लेकिन सवाल बीफ से जुड़ा है तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि भारत जैसे देश में कितने लोग बीफ खाते हैं और असम खाने के मामले में कौन से नंबर पर है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत में करीब 8 करोड़ से ज्यादा लोग बीफ खाते हैं, जिसमें बीफ की सबसे ज्यादा खपत मेघालय में होती है। यहाँ की करीब 81% आबादी बीफ खाती है। दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है, जहाँ की 77% आबादी बीफ खाती है। नागालैंड में 58%, सिक्किम में 31%, जम्मू कश्मीर में 30%, केरल और अरुणाचल की 25%, मणिपुर की 24%, मिजोरम की 23% और असम की 22% आबादी बीफ खाती है। यानी बीफ के मामले में असम का नंबर 10वां है। लेकिन सवाल सियासत का है और उससे भी ज्यादा वोट का। जो बीफ पर बैन लगाना चाहते हैं उनका भी टारगेट वही है और जो विरोध कर रहे हैं उनका भी टारगेट वही है। लेकिन सवाल तो देश की अर्थव्यवस्था का भी है। हिमाचल प्रदेश के मनाली से बड़ी खबर आ रही है। मनाली में एक होटल में आग लग गई है। संध्या रिजॉर्ट में आग लगी है। फिलहाल मौके पर दमकल कर्मी मौजूद हैं और आग बुझाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है। इस रिजॉर्ट की बात करें तो 50 से ज्यादा कमरे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आप तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि आग कितनी भीषण है। लगभग पूरे रिजॉर्ट को अपनी चपेट में ले चुकी है और फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मौके पर मौजूद हैं। और आप देखिए किस तरीके से आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया है। बड़ी आग है, इसका दायरा बड़ा है और मनाली का जो ये होटल है, संध्या रिजॉर्ट इसका नाम है, इसमें आग लगी है। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन 50 से ज्यादा कमरे हैं और अधिकतर आग की चपेट में है। पराक्रम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पराक्रम, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, फिलहाल आग पर काबू पाया गया है या फिर चुनौतियां बनी हुई है उसी तरीके की? चुनौतियां उसी तरीके से बनी हुई है क्योंकि आग इतनी भयानक है कि उसको काबू में पाना फायर ब्रिगेड के भी बस में नहीं है। और आग क्योंकि 7 बजे लगी थी और अब जो है 2 घंटे से ज्यादा का टाइम जो लगभग हो चुका है, ऐसे में आग पर अभी काबू नहीं पाया गया है। कोशिशें पूरी है क्योंकि जिस तरह से जो टॉप फ्लोर है होटल का, उसमें आग लगी और बढ़ते बढ़ते अभी 4 जो फ्लोर है उसको अपनी चपेट में है। होटल जलकर राख हो गया। लेकिन जो भी पर्यटक इस होटल में ठहरे थे, क्योंकि वीकेंड है तो ऐसे में काफी पर्यटक जो है मनाली का रुख करते हैं, तो होटल में अभी पर्यटक थे जिनको की सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो राहत की खबर यही है कि इस आगजनी में कोई हताहत नहीं, आग को बुझाने की कोशिश जारी है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आप। देखिए मनाली का वही रिजॉर्ट है जहां पर भीषण आग लगी है। जैसा कि हमारे सहयोगी पराक्रम बता रहे हैं कि जो टॉप फ्लोर है उस पर आग लगी थी, लेकिन आग में काबू पाने की जो कोशिशें होती है उसमें जो काफी देर हुई, उसकी वजह से लगभग पूरा का पूरा रिजॉर्ट इसकी चपेट में आ गया है। पराक्रम, कितनी बड़ी संख्या में जो फायर फाइटर्स हैं मौजूद हैं और जो लोग यहां पर मौजूद थे उनको बचाने के लिए किस तरीके इंतजाम किए गए? अब देखिए, जैसे ही आग लगी तो उसके बाद होटल के जो कर्मचारी थे उन्होंने सभी जो पर्यटक थे उनको बाहर निकाले गया और 5 से 6 टेंडर जो है वो आग को बुझाने में लगे। की बात रही कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संध्या रिजॉर्ट आग लगने के पहले देखिए किस तरीके के खूबसूरत रिजॉर्ट है मनाली का, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। पूरा का पूरा जो रिजॉर्ट है वो जलकर खाक हो चुका है। हालांकि अभी फायर फाइटर से जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।